प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। पीएसपी के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। भारत, विश्व और राजस्थान के करंट अफेयर्स को लेकर के आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और अधिक मजबूत बनाने के लिए हम प्रतिदिन आपके बीच में उपस्थित हो रहे हैं। दोस्तों, आज की जो सबसे महत्वपूर्ण पहली खबर है वो संबंधित है 56वीं अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? 56 यानी कि 56वीं रसायन ओलंपियाड से संबंधित है। और ये 56वीं अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड में भारतीय टीम ने जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। यह प्रतियोगिता जो रसायन ओलंपियाड है वो रियाद, सऊदी अरब में आयोजित हुआ और इसमें भारतीय टीम ने जो है वो बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 4 पदक जीते हैं। और इस आयोजन में 94 देशों के 327 छात्रों ने भाग लिया। तो इस प्रकार से भारत ने रसायन ओलंपियाड जो हुआ रियाद, सऊदी अरब में, कौन सा रसायन ओलंपियाड हुआ? 56वां। उस अंतर्राष्ट्रीय जो ये एक प्रकार से प्रतियोगिता थी, इसके अंदर भारतीय टीम ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 4 पदक जीते हैं। और इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता है? देवेश भैया, जलगांव महाराष्ट्र ने जो है वो स्वर्ण पदक हासिल किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से भारतीय टीम को 2 प्रोफेसरों का जो है वो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। प्रोफेसर गुलशन नारा शेख तथा डॉक्टर श्रद्धा तिवारी के द्वारा विशेष मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और उनकी सलाह पर जो है वो रसायन के अंतर्राष्ट्रीय 56वें ओलंपियाड के अंदर जो रियाद, सऊदी अरब में हुआ, वह भारतीय टीम ने 4 पदक प्राप्त किए। अगली जो खबर है वो संबंधित है दोस्तों नेशनल हाउसिंग बैंक से संबंधित है। ठीक है, तो नेशनल हाउसिंग बैंक जो है उसके प्रबंध निदेशक के रूप में अभी पदभार किसने संभाला है? तो उनका क्या नाम है? संजय शुक्ला। तो संजय शुक्ला जो हैं उन्होंने नेशनल हाउसिंग बैंक के प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला है। अगली जो महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों वो इसी प्रकार से एक बड़े परिवर्तन की ओर है और वो है संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी। तो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? प्रीति सूदान को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो प्रीति सूदान जो है वो संघ लोक सेवा आयोग की नई अध्यक्ष बनी है और ये जो है वो पूर्व संघ स्वास्थ्य सचिव है। ठीक है, और वर्तमान में यूपीएससी की सदस्य हैं। तो प्रीति सूदान को यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया है दोस्तों। और प्रीति सूदान जो हैं वो एक आईएएस अधिकारी हैं और वो 1983 बैच के आंध्र प्रदेश कैडर की अधिकारी हैं तथा उन्होंने 3 वर्ष तक स्वास्थ्य सचिव के रूप में काम किया और विश्व बैंक के सलाहकार के रूप में भी काम किया। और कोविड-19 के महामारी के दौरान इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और अब ये एक और अपनी नई भूमिका के रूप में आ रही हैं और वो भूमिका है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? प्रीति सूदान को नियुक्त किया गया है। अगली जो महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों वो महाराष्ट्र सरकार से संबंधित है और महाराष्ट्र सरकार ने जो है वो विभिन्न प्रकार की नौकरियों में कौशल आधारित जो है वो यहाँ कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। और महाराष्ट्र सरकार तथा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने पुणे में एक कौशल आधारित प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम केंद्र स्थापित करने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं और इसका उद्देश्य है छात्रों के लिए विदेश में नौकरी के अवसर प्रदान करना। तो महाराष्ट्र सरकार ने एनएसडीसी यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है पुणे में और इसमें कौशल आधारित प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम केंद्र के रूप में स्थापित करेंगे ताकि वहाँ कौशल को बढ़ावा देकर के विदेश में यहाँ के छात्रों के लिए नौकरी के अवसर प्रदान किए जा सकेंगे। उसके बाद दोस्तों आज की अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक से संबंधित है और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है उज्बेकिस्तान को $400 मिलियन का ऋण मंजूर किया है। कौन से देश को? उज्बेकिस्तान को। कितना ऋण मंजूर किया है दोस्तों? $400 मिलियन का ऋण मंजूर किया है। और ये ऋण उज्बेकिस्तान को क्यों दिया जाएगा? क्योंकि वो उज्बेकिस्तान के वित्तीय जो बाजार हैं
उनको बेहतर बनाने के लिए तथा बिजली क्षेत्र को विकसित करने के लिए और पावर सेक्टर रिफॉर्म प्रोग्राम के तहत जो है वो इसमें से $300 मिलियन दिया जाएगा। और टोटल कितना मिलियन दिया जाएगा? 400 मिलियन। तो $100 मिलियन जो है वो फाइनेंशियल मार्केट डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत प्रदान किए जाएंगे। इस प्रकार एशियन डेवलपमेंट बैंक उज्बेकिस्तान को $400 मिलियन का ऋण मंजूर करने जा रहा है। उसके बाद दोस्तों आज की अगली महत्वपूर्ण खबर उत्तर कोरिया से संबंधित है। और उत्तर कोरिया ने जो है वो अपनी कुछ राजनीतिक नियुक्तियां की हैं, जिसमें उसने वियतनाम और सिंगापुर में अपने नए राजदूत नियुक्त किए हैं। तो उत्तर कोरिया ने कहाँ पर नए राजदूत नियुक्त किए हैं? तो एक तो वियतनाम में अपने नए राजदूत की नियुक्ति की है और उसके बाद में उसने सिंगापुर में भी अपने नए राजदूत की नियुक्ति करी है। उसके बाद अगली जो खबर है दोस्तों वो संबंधित है भारतीय सेना के हवाई अभ्यास से संबंधित है, जिसका नाम क्या है? तरंग शक्ति 2024। क्या नाम है दोस्तों? तरंग शक्ति 2024 जो है भारतीय सेना का एक हवाई अभ्यास है, जिसके अंतर्गत भारतीय सेना बहुराष्ट्रीय अभ्यास करने जा रही है। तो भारत पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी करने जा रहा है। तो भारत अपना पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास, जिसका नाम क्या है? तरंग शक्ति 2024, इसको 2 चरणों में आयोजित करने जा रहा है, उसकी मेजबानी करने जा रहा है। इसकी शुरुआत 6 अगस्त को तमिलनाडु के सुलार में होगी। कहाँ पर होगी दोस्तों? इसके पहले चरण में तमिलनाडु के सुलार में जो है वो इस पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया जाएगा, जिसको तरंग शक्ति 2024 नाम दिया गया है दोस्तों। और इसमें करीब 30 देश हिस्सा लेंगे और 30 में से 10 देश अपने लड़ाकू विमानों के साथ इस अभ्यास में शामिल होने जा रहे हैं दोस्तों। तो ये एक महत्वपूर्ण अमेंडमेंट है यहाँ पर। और उसके बाद में जब अपन लोग देखें तो इसका जो दूसरा चरण है वो 29 अगस्त से 14 सितंबर तक राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया जा रहा है। तो इस प्रकार से पहला चरण कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? 6 अगस्त से आयोजित किया जाएगा, 14 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा सुलार में। और सुलार कहाँ पर है? आपके तमिलनाडु में है। जबकि इसका जो दूसरा चरण है वो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। कब आयोजित किया जाएगा? 29 अगस्त से 14 सितंबर तक जो है वो इसका आयोजन किया जाएगा। अगली महत्वपूर्ण खबर दोस्तों यहाँ पर जो है वो किससे संबंधित है? ये संबंधित है IPEF से संबंधित है। और IPEF क्या है? तो इंडो पैसिफिक है ना इकोनॉमिक फोरम, या यूँ कह सकते हो आप लोग कि इंडो पैसिफिक आर्थिक समृद्धि ढांचा। ठीक है, तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। तो यहाँ पर जो है वो आई से क्या हो गया? इंडो, पी से क्या हो गया दोस्तों? पैसिफिक हो गया, और ई से क्या हो गया? इकोनॉमिक हो गया, और फिर एफ से क्या हो गया? फ्रेमवर्क हो गया, है ना। तो इस प्रकार से भारत को इंडो पैसिफिक आर्थिक समृद्धि ढांचे के तहत आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इंडो पैसिफिक आर्थिक समृद्धि ढांचे में आपूर्ति श्रृंखला परिषद यानी SCC का उपाध्यक्ष किसको चुना गया है? भारत को चुना गया है। तो IPF के 14 सदस्यीय देशों ने 3 प्रमुख आपूर्ति श्रृंखला निकायों के लिए नेताओं का चुनाव किया है। आपूर्ति श्रृंखला परिषद में अध्यक्ष कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, और उपाध्यक्ष किसको बनाया गया है? भारत को बनाया गया है। संकट प्रतिक्रिया नेटवर्क का अध्यक्ष किसको बनाया गया? दक्षिण कोरिया को, और उपाध्यक्ष कौन बना है? जापान बना है। श्रम अधिकार सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष कौन बना है? USA, और उपाध्यक्ष किसको बनाया गया है? फिजी। तो इस प्रकार भारत को इंडो पैसिफिक आर्थिक समृद्धि ढांचे के तहत आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष जो है वो चुना गया है दोस्तों। ये एक महत्वपूर्ण खबर है। अगली महत्वपूर्ण खबर हमारे यहाँ पर है नौसेना से संबंधित है। और नौसेना की नई स्कॉर्पियन पनडुब्बियों में मेड इन इंडिया लड़ाकू प्रणाली लागू होगी। तो भारतीय नौसेना फ्रांसीसी नौसेना समूह के सहयोग से मजगाव डकयार्ड से 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां प्राप्त करने की प्रक्रिया में है, और इस वर्ष के अंत तक पहली 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियां वितरित होने की उम्मीद है। इसमें स्वदेशी लड़ाकू प्रणाली जो है वो शामिल होगी दोस्तों। और इसके तहत जब अपन लोग देखें तो नई पनडुब्बियों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित एक स्वदेशी लड़ाकू प्रबंधन प्रणाली को शामिल किया जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से अपन लोग देखें तो नौसेना की नई स्कॉर्पियन पनडुब्बियों में मेड इन इंडिया लड़ाकू प्रणाली शामिल होने जा रही है।
अगली जो महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों वो तिरामिसू से संबंधित है और इसके निर्माता का नाम क्या है, रॉबर्टो लिंगुआनोटो नाम है। और तिरामिसू के निर्माता रॉबर्टो लिंगुआनोटो का निधन हो चुका है दोस्तों। तो यहाँ पर इनको तिरामिसू के जनक के रूप में जो है वो जाना जाता है। और तिरामिसू क्या है, तो तिरामिसू जो है वो दोस्तों एक मिठाई है और ये मिठाई कहाँ पर है, इटली से संबंधित है। और इतावली में इस भाषा का अर्थ क्या होता है, तो इतावली भाषा में जो है तिरामिसू का मतलब होता है उठाओ या मुझे ऊपर उठाओ। तो इस प्रकार से इस मिठाई का है ना निर्माण करने वाले या यूँ कह सकते हो इसके जो जनक है तिरामिसू मिठाई के, उनका नाम क्या, रॉबर्टो लिंगुआनाटो, और उनका निधन हो चुका है दोस्तों। आज हम लोग मैप ऑफ द डे के बारे में बात करेंगे, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे। और ये शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो दोस्तों यहाँ पर कहाँ पर स्थित है, इसको जब अपन लोग देखेंगे तो यहाँ पर ये पूर्वी घाट आ रहा है, ठीक है। इस पूर्वी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, और उस पहाड़ियों में भी शेषाचलम की पहाड़ियाँ, कौन सी पहाड़ियाँ हैं, शेषाचलम की पहाड़ियाँ। और इन शेषाचलम की पहाड़ियों के अंदर जब अपन लोग देखें तो आंध्र प्रदेश के अंदर जो है वो यह शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। तो शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व जिसे 2011 में नामित किया गया था, दक्षिणी आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट की शेषाचलम पहाड़ी श्रृंखलाओं में स्थित है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश जो है इसके अंदर यह प्रायद्वीपीय भारत के चित्तूर और कुडप्पा जिलों में स्थित है। और इन पर्वतमालाओं का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग के दौरान हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जब हम लोग देख रहे हैं तो शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व पूर्वी घाट के अंदर शेषाचलम की पहाड़ियों में आंध्र प्रदेश में स्थित है। राजस्थान जीके की हम लोग बात करते हैं तो राजस्थान का कौन सा शहर है जिसे पूर्व का पेरिस के रूप में जाना जाता है, तो जयपुर को हम पूर्व का पेरिस कहते हैं। और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कब पराजित किया था, तो तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित किया था। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को पराजित किया था। राजस्थान में कनक सागर बांध किस नदी पर स्थित है, तो मेज नदी पर स्थित है कनक सागर बांध, ठीक है। और ये कहाँ पर है, बूंदी में स्थित है दोस्तों। उसके बाद में राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी है। जो नदियों द्वारा बिछाई गई मिट्टी उसको अपन क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था अजमेर में। राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है, तो पश्चिम मरुस्थल का विस्तार राजस्थान में सर्वाधिक है, जो 60% से अधिक भाग पर विस्तृत है। राजस्थान की सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है, तो पुष्कर झील सबसे प्राचीन है और प्राकृतिक झील है। रणथंभौर के हम्मीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेना नायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था, तो उलुग खान जो है उसने खिलजी सेना का नेतृत्व रणथंभौर के हम्मीर के विरुद्ध किया था। राजस्थान की सबसे अधिक सीमा किस पड़ोसी राज्य से लगती है, तो वो राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है। और वर्तमान राजस्थान कब निर्मित हुआ, 1 नवंबर 1956 को मोहनलाल सुखाड़िया के समय में वर्तमान राजस्थान बना। अब हम लोग पर्सन ऑफ द डे में आनंदीबाई जोशी की बात करते हैं। आनंदीबाई जोशी जो है एक मराठी ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था और उनकी शादी 9 साल की उम्र में गोपाल राव जोशी से हुई थी। और गोपाल राव जोशी प्रगतिशील विचारक थे, महिलाओं की शिक्षा के समर्थक थे, इसलिए उन्होंने इनको चिकित्सा का अध्ययन करने और दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए जो है प्रोत्साहित किया। और आनंदीबेन गोपाल राव जोशी कादम्बिनी गांगुली के साथ पश्चिमी चिकित्सा की पहली भारतीय महिला डॉक्टरों में से एक थी, जो आज हमारे लिए पर्सन ऑफ द डे है। उसके बाद में दोस्तों हम लोग राजस्थान के करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो इसमें एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आज का ये है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को राज्य सरकार द्वारा एलपीजी गैस प्रदान किया जाएगा। और वो गैस सिलेंडर कितने रुपये में दिया जाएगा, सिर्फ 450 रुपये में दिया जाएगा दोस्तों। तो ज़रूरतमंद परिवारों की महिलाओं को संबल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बीपीएल श्रेणी के परिवारों को 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करवाया जा रहा है। उसी का दायरा बढ़ाते हुए राजस्थान सरकार ने राशन का गेहूं प्राप्त करने वाले परिवारों को, यानी ऐसे परिवार जिनको राशन का गेहूं मिल रहा है, उन परिवारों को एनएफएसए के तहत 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करवाने का जो है बीड़ा उठाया है। तो इस प्रकार से अपन लोग देखे थे बहुत बड़ा अमेंडमेंट है। अनुसूचित जनजाति विकास कोष की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है दोस्तों, 1500 करोड़ कर दिया गया है। तो जनजाति क्षेत्रीय विकास के लिए प्रदेश में राजस्थान जनजाति परामर्शदात्री परिषद का गठन किया गया है। अब दोस्तों हम लोग जब यहाँ पर देखते हैं
तो राजस्थान अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद की पहली बैठक में अनुसूचित जनजाति के विकास और सशक्तिकरण के लिए अनुसूचित जाति फंड को इस बजट में 1000 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है दोस्तों, 1500 करोड़ रुपये कर दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से ये एक महत्वपूर्ण अमेंडमेंट हुआ है। उसके बाद अपन लोग देखें तो राजस्थान का दूसरा आयुर्वेदिक योग प्राकृतिक शिक्षा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो राजस्थान का दूसरा आयुर्वेदिक योग प्राकृतिक शिक्षा विश्वविद्यालय अजमेर में स्थापित किया जा रहा है। जबकि पहला विश्वविद्यालय जब अपन लोग बात करें तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया, जोधपुर में, जिसका नाम क्या है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय। ये पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर खोला गया। जबकि दूसरा जो है वो आयुर्वेद योग प्राकृतिक शिक्षा विश्वविद्यालय अजमेर में स्थापित किया जा रहा है। उसके बाद में दोस्तों अपन लोग देखते हैं बालकनी सोलर सिस्टम। तो बालकनी सोलर सिस्टम का परीक्षण और शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो देश का पहला राज्य राजस्थान है। और ये कहाँ शुरू किया जा रहा है, जयपुर में शुरू किया जा रहा है दोस्तों। इसके तहत फ्लैट में सोलर सिस्टम से बिजली पैदा करने के मकसद से परीक्षण किया जा रहा है दोस्तों, और वो कहाँ पर किया जा रहा है, जयपुर में किया जा रहा है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण अमेंडमेंट है यहाँ पर। उसके बाद अपन लोग देखें तो हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित एक्सपो 2024 में उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता के लिए किस संस्था को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर को एक्सपो 2024 में उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया है। हाल ही में ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को भी शहरी क्षेत्र के समकक्ष सुविधा प्रदान करने के लिए प्रथम चरण में कौन से पथ निर्मित किए जा रहे हैं, तो अटल प्रगति पथ निर्मित किए जा रहे हैं, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरी क्षेत्र के समकक्ष सुविधाएं प्रदान की जा सकें। हाल ही में पाली राजस्थान के निवासी ओम प्रकाश माथुर को राज्यपाल बनाया गया है। किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है, सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है। हाल ही में एम्स दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान में किसकी स्थापना किए जाने की घोषणा भजनलाल सरकार ने की है, रिम्स की स्थापना करने की घोषणा भजनलाल सरकार ने की है। पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाली माहेश्वरी चौहान किस जिले से संबंधित है, जालोर जिले से संबंधित है। वो जालोर के सियाना की रहने वाली है। राजस्थान में कौन से नंबर के राज्यपाल ने शपथ ली है, तो 45 नंबर के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने शपथ ली है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे राजस्थान के 45वें राज्यपाल की। तो 45वें राज्यपाल का नाम क्या है, इनका नाम है हरिभाऊ किशन राव बागड़े। और हरिभाऊ किशन राव बागड़े हैं कहाँ के दोस्तों, तो ये हैं महाराष्ट्र के हैं, यानी एक मराठी परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। राजस्थान के कौन से राज्यपाल बने, 45वें राज्यपाल बने। उनको जो शपथ कौन दिलाया है, तो शपथ दिलाया है मुख्य न्यायाधीश ने, और उन मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है, एम श्रीवास्तव ने शपथ दिलवाई है। तो मुख्य न्यायाधीश कौन है राजस्थान के, एम श्रीवास्तव, जिन्होंने किसको शपथ दिलाई, राजस्थान के पहले नागरिक यानी राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े को। शपथ ग्रहण समारोह में कौन थे, मुख्यमंत्री थे, जिनका नाम क्या, भजनलाल शर्मा। उप मुख्यमंत्री भी थे, 2 उप मुख्यमंत्री राजस्थान के, दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा। उसके बाद में विधानसभा के अध्यक्ष भी थे, जिनका नाम क्या है, वासुदेव देवनानी, जो कि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं। नेता प्रतिपक्ष कौन है, तो टीकाराम जूली, वो भी मौजूद थे नेता प्रतिपक्ष। और कार्यक्रम में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा सहित कैबिनेट के अन्य मंत्री भी मौजूद रहे। और महाराष्ट्र राज्यपाल के विधानसभा क्षेत्र से आए 200 लोग भी वहाँ पर शामिल थे। इस प्रकार से राजस्थान के 45वें राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने शपथ ली। दोस्तों ये आज की एक प्रमुख खबर थी। तो इस प्रकार से आज जो है वो हम भारत, विश्व और राजस्थान के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके साथ में हमने जो है वो शेयर किया। उम्मीद है हमारी ये क्लास आपको पसंद आ रही होगी। आप सभी हमसे निरंतर जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।